Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss the rigid pavement joints और हम स्पेशली बात करेंगे एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की। यह है लेक्चर 4 पार्ट 4A और इसके बाद फिर डुअल बार जो उनके डिज़ाइन की और टाई बार के डिज़ाइन की बात करेंगे इन 4B। So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for the competitive exam. And before beginning the lecture, if you have not subscribed the channel, subscribe कर लो यार। और आप ये चैनल के जितने भी टॉपिक होते हैं उसको देखने के बाद 25 इयर्स ऑफ गेट, एसएससी, जेई और ईएससी के पेपर्स लगाया करो ताकि आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पहले बता देता हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ, पूरा कंसेप्ट थ्योरेटिकली पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग करेंगे, जिनमें कुछ ट्रिक्स हैं कुछ कंसेप्ट हैं, वो सारे न्यूमेरिकल मैं खुद कराता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। जॉइंट्स के डिज़ाइन की बात होनी है रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट में इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं। तो हम कह सकते हैं मेनली ब्रॉडली हम कह सकते हैं 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं: एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से, एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, वो देखो। एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो ट्रांसफर जॉइंट है जो प्रोवाइड की जाते हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्लैब। जैसे कि ये स्लैब है, अब एक के बाद एक स्लैब बनाई जाएंगी कंक्रीट की, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये स्लैब और इसके आगे वाली स्लैब और इससे पीछे वाली स्लैब जो जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं इस जॉइंट के थ्रू, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये जो जॉइंट है इसी को कहते हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट। और एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर डोवल बार्स होती हैं, ड्रॉवल नहीं है, डोवल है। डोवल बार्स होती हैं जो कि एक्सपेंशन जॉइंट पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसका पर्पस क्या है, देखो जैसे यहाँ पे कोई व्हील है, तो इस व्हील का कुछ ना कुछ लोड आएगा, इसका आएगा, तो ये लोड, कुछ पोर्शन ऑफ लोड इस स्लैब के साथ साथ इस स्लैब पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि एक्सपेंशन जॉइंट एक्सपेंशन के लिए तो है ही स्लैब के साथ साथ जो डोवल बार्स हैं ये लोड का ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब। आई बात समझ में? और ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है इसे हम लोग टाई बार्स कहते हैं। ये भी हम देखेंगे जब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की बात करेंगे। फिलहाल तो आप समझ लीजिए वो ट्रांसफर जॉइंट है, इन्हीं को एक्सपेंशन जॉइंट कह रहे हैं, और ये ब्लू कलर में जो है इन्हें डोवल बार्स कह रहे हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, एक्सपेंशन जॉइंट क्या है, उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि स्पेसिंग क्या है एक्सपेंशन जॉइंट की, और इस जॉइंट को फिल कैसे किया जा रहा है, क्या इस जॉइंट को खुला छोड़ दिया जाएगा, ये बातें देखने लायक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि इसको फिल किससे करना है। इसको फिल करते हैं फिलर मटेरियल से, ऐसा मटेरियल जो कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। एक्सपेंशन जॉइंट जैसे गर्मी का टाइम है तो ये स्लैब और ये स्लैब की लेंथ बढ़ेगी, तो ये जो जॉइंट है ये कंप्रेस करेगा। तो ये मटेरियल कैसा होना चाहिए कि जो कंप्रेस हो सके। अब विंटर सीजन का टाइम है, विंटर सीजन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये स्लैब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जॉइंट कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। वाइड होने पे ये जो सीलेंट है ये इस तरीके से होना चाहिए कि ये इलास्टिकली इतने वाइडर जॉइंट को भी फिल कर सके। तो इस टाइप के लिए सबसे जो बेटर माना गया है या को यूज़ किया जाता है वो बेसिकली है बिटुमिनस इमल्शन। टू बी स्पेसिफिक, इमल्शन, बिटुमिन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट इमल्शन आजकल वाइडली यूज़ किया जाता है। और मैं बता ही चुका हूँ डोवल बार्स यूज़ करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट को कनेक्ट करने में। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन slabs expands and it is assumed that up to 50% width of joint can be used in expansion of joint। यानी कि सिंपल सीधी बात है, यहाँ मैंने देखो एक स्लैब बनाई है, ये स्लैब है, सपोज करो इसकी लेंथ L है, यहाँ मैंने LE से डिनोट किया हुआ है। अभी समझाता हूँ, LE मतलब लेंथ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, मतलब इस जॉइंट्स की एंडिंग से इस जॉइंट की स्टार्टिंग तक क्या लेंथ हुई, लेंथ ऑफ स्लैब हुई, तो उसको LE से डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ
एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है ये स्लैब है, सपोज करो समर टाइम पे ये दूसरी स्लैब है, समर टाइम पे ये एक्सपेंड हुई स्लैब, ये आ गया, ये स्लैब एक्सपेंड हुई, ये आ गया। तो ये अज्यूम करा जाता है कि 50% जो जॉइंट की विड्थ है वो कवर अप कर ली जाएगी ड्यूरिंग समर सीजन से, कि ये जो लेंथ है ये है 2 डेल्टा। तो समर सीजन के अंदर कितनी बचेगी, सिर्फ डेल्टा, क्योंकि 50% हो गई ना, तो 25% डेल्टा बाई 2 इधर से और डेल्टा बाई 2 इधर से, दोनों ने कवर कर लिया। तो 2 डेल्टा भी द थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, ये देखो है ना। सो एक्सपेंशन ऑफ स्लैब ऑन बोथ साइड इज डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2, ये डेल्टा बाई 2, ये डेल्टा बाई 2 हो गया, तभी तो इसमें डेल्टा बचेगा। लेट द लेंथ ऑफ स्लैब बी एल ई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग और एक एंड के बीच में लेंथ हुई एल ई। तो लेंथ जो हुई स्लैब की वन साइड की वो हुई एल ई बाई 2। इसका कारण क्या है मैंने आपको बताया था, इधर आओ वापस से, अब इसको थोड़ा साइड व्यू से देखते हैं। जब भी ये स्लैब एक्सपेंड होगी फ्रिक्शन का इफेक्ट आएगा, सेंटर पॉइंट से फ्रिक्शन ये ऐसे ऐसे, और मैंने आपको बताया था जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर 0 होता है और आगे चल के मैक्सिमम होता है। तो हमारे लिए जो पॉइंट है जो हमें देखना है एक्सपेंशन के लिए लेना होगा वो क्या हुआ, एल ई बाय 2 लेंथ का हुआ सेक्शन। ये मैंने आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेस में अच्छे से समझाई हुई है बात, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ अभी पिछले वाले वीडियोस जाके देखें जहाँ मैंने फ्रिक्शनल स्ट्रेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेक्चर नंबर है L73A, उसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। अब हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं जो थर्मल एक्सपेंशन का आपने मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है और आपने बचपन से पढ़ा होगा, द चेंज इन लेंथ या डेल्टा इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। उसी कंसेप्ट को हम स्लैब पे लगा रहे हैं, एल ई बाई 2 इंटू अल्फा चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एक्सपेंशन ऑफ वन स्लैब। तो एक स्लैब का एक्सपेंशन कितना है, इस स्लैब को ले रहे हैं, इसका एल ई बाई 2 है, इस स्लैब का एक्सपेंशन कितना है, डेल्टा बाई 2। तो डेल्टा बाई 2 इज इक्वल्स टू एल ई बाई 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो ध्यान रखना स्लैब का एक्सपेंशन हुआ है डेल्टा बाई 2, जबकि जो विड्थ था एक्सपेंशन जॉइंट का कितना है, 2 डेल्टा है। मैंने बार बार बताया है 50% एक्सपेंशन तक लेते हैं तो हम उसको ले रहे हैं 2 डेल्टा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एल ई क्या है, डेल्टा टी क्या है ना। तो आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेंशन जॉइंट की ये जो स्पेसिंग निकालनी है वो क्या है, एल ई है, इसके एंड से और इसके स्टार्टिंग से, ये एल ई हुआ। तो इस चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो किस फॉर्मूले के थ्रू निकल रहा है, थर्मल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है उसको आईआरसी ने एक्सेप्ट किया है टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। अपने को रटना नहीं है, अपने को सब कुछ समझना है। अब देखो मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी लाया हूं छोटा सा, द विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज 20 mm, यानी कि 2 डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 20 mm में है, तो मैंने इसको 10 की पावर -3 लगा के मीटर में कन्वर्ट कर लिया इन सीसी रोड, ओके। द लेइंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, एंड मैक्सिमम स्लैब टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी कितना हुआ, 60 माइनस 20 यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ई यानी कि वही अल्फा 10 की पावर -5 हो गया, ये हो गया ना पर डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट शुड बी, अब उसने स्पेसिंग पूछा है, कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा बाई 2 इज इक्वल्स टू एल ई बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। हमें 2 डेल्टा पता है 20 इंटू 10 की पावर 3 है, तो डेल्टा कितना हुआ 10 हो गया, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, एल ई बाई 2 सब कुछ रख दिया, सॉल्व करोगे, एल ई क्या निकल के आया 25 मीटर। तो 25 मीटर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट वे है इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सपेंशन जॉइंट लेंथ। ध्यान रखना एक्सपेंशन जॉइंट विड्थ और एक्सपेंशन जॉइंट लेंथ, जब भी मैं एक्सपेंशन जॉइंट विड्थ बोलूं या आपको कहीं लिखा मिले तो इसका मतलब 2 डेल्टा है एक्सपेंशन जॉइंट विड्थ, और एक्सपेंशन जॉइंट लेंथ बोले तो समझ जाना स्लैब की लेंथ को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है।
ओके, ये छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है एक वर्ड का, वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब आपको सोचने में आ रहा होगा कि यार पीयूष भाई सब ठीक है, क्या आईआरसी ने भी कुछ बताया है कि जो एलई की वैल्यू है ये मिनिमम कितनी हो मैक्सिमम कितनी हो? देखो मिनिमम के लिए आईआरसी बोलता है कि जो फॉर्मूला है ना ये वाला जो अभी दिखाया मैंने आपको ये रहा, इस फॉर्मूले को यूज करो और एलई निकालो, बट मैक्सिमम जो है वो 140 मीटर से बड़ी ना हो। तो आईआरसी ने मैक्सिमम बता रखा है कि 140 मीटर से बड़ी स्लैब लेंथ नहीं यूज करनी है। सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है सर, पहली बात तो हो गई, हमने देखा सबसे पहले स्लैब का बेसिक डिजाइन करते हुए एक्सपेंशन जॉइंट क्या है। अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट वाले पे, जॉइंट पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे। चलो भाई, अब यो कई चीज है ये रहा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, इनको पढ़ के ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि सबसे पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स एक्सपेंशन जॉइंट से ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब यहाँ पे आपको फिगर के अंदर दिख भी रहा है कि ये पोर्शन दो स्लैब के हैं और इन दोनों के बीच में वो एक्सपेंशन जॉइंट, तो ये एक्सपेंशन जॉइंट एक ही रहा और एक ही रहा। इनके बीच में मैंने ये जो को थोड़ा बनाया ना, ये एग्रीगेट्स हैं, तो एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग के साथ बना हुआ है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे आर मोर फ्रीक्वेंट देन एक्सपेंशन जॉइंट। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट करके भी दिखाया है, आपको समझ में आए। अब जैसे कि एक्सपेंशन जॉइंट में तो डोवल बार्स थी, ये जो ग्रीन ग्रीन में आपको दिख रही हैं हर बार, और यहाँ पे मैंने एग्रीगेट्स बनाया मेनली इन जनरल। ध्यान रखना, वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं इन जनरल। इन जनरल या मैक्सिमम टाइम पे आप ये पाओगे कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में एग्रीगेट की ही इंटरलॉकिंग से काम चल जाता है। बट अगर बहुत ही हैवी ट्रैफिक हो, हैवी ट्रैफिक कहाँ पे मिलेगा? एक्सप्रेसवेज में, या यूँ को नेशनल हाईवेज के अंदर। तो ऐसी रोड्स में बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे कोशिश की जाती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है इनके अंदर भी डोवल बार्स दे दी जाएं। तो डोवल बार्स भी दी जा सकती है। ध्यान रखना, मेनली एग्रीगेट इंटरलॉकिंग से काम चलता है, बट एक्सप्रेसवेज नेशनल हाईवे में क्या प्रेफर करोगे? डोवल बार्स। ठीक है। अब अगेन आईआरसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या कि इसकी विड्थ कितनी हो? हाँ, इसकी विड्थ के बारे में आईआरसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। कहाँ? आईआरसी एसपी 62 में कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में दिया हुआ है, जो कि लो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के लिए बताता है कि आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की जो वैल्यू है वो 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कि जॉइंट की जो विड्थ है वो। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया है यहाँ पे कि आईआरसी की एक वैल्यू है जो कि ये बोलता है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट है, इसको ज़रूर लिख लेना, एक्सपेंशन जॉइंट का जो विड्थ है, यानी कि 2W जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, 2W कह रहा हूँ, सॉरी 2 इसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है। ये किस में लिखा है? आईआरसी में गिवन है, ये ज़रूर लिख लेना एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर। अब आते हैं इधर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। अगेन फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नाम से पता चल रहा होगा, पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन को सेफली एग्जीक्यूट कराना एक स्लैब के अंदर। तो देख रहे हो, एक्सपेंशन जॉइंट तो इतनी दूर है और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट छोटे छोटे पार्ट बन गए, ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ओके, तो पर्पस ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का। तो अब छोटी सी स्लैब का पोर्शन उठाते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन टू कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एलसी से। ये एलसी लेंथ है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक एलसी लेंथ का स्लैब निकाल लिया है। इसकी विड्थ से बी है और ये ऑब्वियसली सेंटर से क्या हो गया? LC/2 होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ ऐसे होगा, और फ्रिक्शन बोलेगा नहीं मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, फ्रिक्शन इस पर टेंसाइल इफेक्ट लगाएगा, तो सेंटर से लेंगे हम इफेक्ट टेंसाइल का। बिल्कुल सही बात है सर। अब याद करो, जहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट आ जाता है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। ये अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, म्यू कहो या एफ कहो, फ्रिक्शन फैक्टर तो एक ही बात है ना यार, वही है। तो इसको तोड़ लिया एम को, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू जी, ये तो हो गया यूनिट वेट। यूनिट वेट यहाँ लिख दिया, फ्रिक्शन फैक्टर का एफ यहाँ पहुँचा दिया,
और जो वॉल्यूम है, क्योंकि इतने से पोर्शन को अभी मैं देख रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स के लिए एनालाइज कर रहा हूँ LC/2 को, तो वॉल्यूम क्या हो गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो लेंथ इज LC/2, विड्थ इज B, हाइट इज H, और ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्रिक्शनल स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो B और H काट दो तो आपको बुक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कम से कम रटो, समझो ज़्यादा, जो ऐसे फॉर्मूले हो ना जो कि एक लाइन में डिराइव हो सके, हमेशा उनको डिराइव कर लिया करो, क्योंकि हार्डली वो 10 से 20 सेकंड लगेंगे, कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, अच्छा रहता है। तो आ गया LC के क्या हो गया 2 सिग्मा F और F डिवाइडेड बाय गामा, ये लेंथ निकल के आ गई है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, तो ये LC ये आ गया। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्मा F क्या है, ये है अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, क्योंकि फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो उसको रोक रहा है, और वो कैसा स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, टेंसाइल। तो टेंसाइल का क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यही क्या है, इसको मैं फ्रिक्शन बोल रहा था, तो इसका मतलब ये कि ये है अलाउेबल फ्रिक्शनल टेंसाइल स्ट्रेस। बट आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, समझ जाना सिग्मा F की ही बात हो रही है। अब आओ IRC 582015, जिसको मैं आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से खोल के दिखाऊंगा और आपको एक स्लैब भी डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, द spacing of contraction joint should be limited to 4.5 meter to prevent top down cracking during the नाइट आवर्स। अब देखो ये टॉप डाउन क्रैकिंग, इसके बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में विद डायग्राम देखेंगे। सॉरी, बट अभी के लिए आप इतना याद कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की वैल्यू हर हाल में किससे छोटी होनी चाहिए, 4.5 मीटर से छोटी होनी चाहिए, ये चीज लिख लो। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग स्पेसिंग निकाल रहे हैं यूजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और जिसकी वजह से टेंसाइल जो फोर्स था किस में था, कंक्रीट में। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर लोड बहुत ज़्यादा होता है तो हम नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में डोवल बार्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर डोवल बार्स डाल दोगे तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारा के सारा टेंसाइल लोड कौन ले गया, ये स्टील की बार्स लेंगे। तो स्टील की बार्स लेंगी तो क्या लिख देंगे, टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील बार्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो वही है F म्यू इंटू वॉल्यूम, जैसे ऊपर समझाया था LC/2 B इंटू H, और टेंसाइल फोर्स क्या होगा, सिग्मा इन स्टील, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। समझे बात को। तो इस तरीके से आप डोवल बार्स गिवन हो तो सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ भी ना गिवन हो या खुद बोले कि नहीं हम एग्रीगेट इंटरलॉकिंग यूज कर रहे हैं तो यूज दिस कंसेप्ट। यहाँ क्या लोगे एग्रीगेट इंटरलॉकिंग में, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखा कितना आसान है, अगर आप वर्ड्स को पकड़ लो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एकदम क्लियरली समझ में आए कि भाई क्या बात कही गई है। तो ये दो तरह के जॉइंट हमने देखे, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट विद IRC वैल्यूज। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स should as far as possible be placed at the location of contraction joints। खुद बोल रहा है IRC का कोड है 582018, उसमें क्लॉज है 7.1.5, उसी की कॉपी मैंने यहाँ लगाई हुई है। साफ बोला गया है कि कोशिश करो कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की जगह ही आए इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑब्वियसली कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, कुछ गड़बड़े हो जाती है, ह्यूमन एरर्स हो जाती है, जिस वजह से हम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट वाले जॉइंट पे, कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे नहीं दे पाते हैं। उन एक्सेप्शनल सिचुएशन के अलावा कोशिश करो कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ही बने। ठीक है सर, ये बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 4.5 मीटर से।
देख लिया, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, यही हैं वो क्वेश्चंस। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स पे। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहाँ है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड इन पेवमेंट ऑफ विड्थ। पेवमेंट ऑफ विड्थ यानी कि विड्थ की जो पेवमेंट की जो विड्थ है, इट इज़ ग्रेटर देन 4.5 मीटर टू अलाउ फॉर ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन एंड वार्पिंग। यहाँ पे ये देखो 4.5 मीटर से बड़ी अगर स्लैब है तो आपको ऐसा एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देना पड़ेगा। और इस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कॉन्ट्रैक्शन एंड वार्पिंग। ठीक है। अब साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले ही बता दी है इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा है यहाँ पे, कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के अंदर ये जो दिखाया है आपको, ये टाई बार्स दी जाती हैं। तो जैसे कि ये से 3.75 मीटर है अगर सिंगल लेन है, और अगर आप इसको मल्टी लेन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर। 3.5 3.5 तो दोनों मिला के कितना हुआ? 7 मीटर। 7 मीटर 4.5 से बड़ा है कि नहीं? तो इसलिए एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट गिवन दिया जाता है। और उस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को जोड़ने के लिए कौन काम करती हैं? टाई बार्स काम करती हैं। तो अब मैं आपको ऐसे तो डिज़ाइन ऑफ टाई बार और डबल बार्स में अच्छे से समझाऊंगा कि भाई कैसे है, क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बट यहाँ पे इन शॉर्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि डबल बार्स जो हैं वो लोड को ट्रांसफ़र करती हैं। बोल रहा हूँ, डबल बार्स लोड को ट्रांसफ़र करेंगी इस स्लैब से स्लैब, जबकि जो टाई बार्स हैं वो सिर्फ स्लैब्स को इंटैक्ट रखती हैं, यानी कि 1 यूनिट की तरह काम कराती हैं। यहाँ पे जो टाई बार्स हैं ये स्लैब्स को 1 यूनिट की तरह यानी कि एक साथ जोड़ के रखती हैं। टाई बार्स कोई भी लोड ट्रांसफ़र नहीं करती है। टाई बार्स डजंट ट्रांसफ़र लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अदर। लिख लेना, क्योंकि मैं तो नीचे जब डिज़ाइन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से दिखाऊंगा ही, बट इन शॉर्ट आपको बता रहे, ब्रीफली आपको बता रहे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। अब आते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल है मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डेल्टा टी दिया हुआ है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। The width of expansion joint is 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 डेल्टा 2.2 सेंटीमीटर गिवन है। डिजाइन द स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट गिवन है 10 की पावर -6 × 10 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट भी गिवन है kg पर मीटर क्यूब में। अलाइबल टेंसाइल स्ट्रेस है कॉन्क्रीट का ये रहा, और फ्रिक्शन फैक्टर 1.4। एक्सपेंशन जॉइंट की बात करें, मैंने आपको समझाया हुआ है 2 डेल्टा 2.2 है, तो डेल्टा हो गया 1.1 × 10 की पावर -2 मीटर्स। सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो उसको मीटर में कर देते हैं, डेल्टा निकल के आ गया। अपने को तो फॉर्मूला पता ही है, एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है, डेल्टा/2 इज L/2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से निकल जाएगा क्या? लेंथ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। तो निकाल लो, सॉल्व करोगे क्या निकल के आया? 42.31 मीटर्स। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट निकालो। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट निकालने के लिए हम वही कर रहे हैं, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम, फ्रिक्शन फैक्टर, यूनिट वेट। रखेंगे इनकी वैल्यूज़, बी और एच तो कट गए, वैल्यू रख दिया 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो अपन ने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर के अंदर, और तो वो कर दिया। LC/2 आ गया, फ्रिक्शन फैक्टर 1.4 था, और ये हमको गिवन था 2400 kg पर मीटर क्यूब, तो अपने को इसको भी kg पर मीटर स्क्वायर में करना पड़ा। हैंस इसको सॉल्व करेंगे तो LC जो निकल के आया वो है 4.76। अब बताओ IRC 58 में मैक्सिमम LC की वैल्यू कितनी गिवन थी? 4.5 मीटर। तो हम कितना लेंगे? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की लेंथ लेंगे 4.5 मीटर। आई बात समझ में? तो हर 4.5 मीटर
जैसे बहुत बड़ी सी स्लैब हो गई, ये एली हो गई, एली हो गया 42.31 मीटर्स। इसके अंदर हर 4.5 मीटर के अंदर आपको देना है एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो कितने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हुए? 42.3 को मैंने 4.5 से डिवाइड 9.4, तो क्या आप 9.4 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब हम देंगे 9 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और जो आखिरी का पोर्शन बचेगा ना उसके अंदर अपने आप एक्सपेंशन जॉइंट आ जाएगा। ये देखो कैसे, तो मैंने दिए यहाँ पे 9 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, तो 9 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दिए तो कितना हो गया? 9 इंटू 4.5 इज 40.5। 40.5 और 42 में कितना हुआ? 2.3 मीटर्स का अंतर हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से इस वाले एस से 4.5 मीटर 4.5 मीटर के 9 जॉइंट्स दे दिए गए, एंड में पहुँचेंगे यहाँ से ये बच जाएगा करीब करीब 42.3 और 40.5 को माइनस करोगे 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर के बाद क्या है? एक्सपेंशन जॉइंट है। तो इसका मतलब हमें उस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं देना पड़ेगा। फिर से यहाँ आ गए और फिर से चालू हो जाओ। इस तरीके से डिज़ाइन किए जाता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट। तो दोस्तों देख लो, आपको बिल्कुल खोद के अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं 100% बोल रहा हूँ गेट में ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा जिसके अंदर LC की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 मीटर होगी और ये न्यूमेरिकल टाइप होगा। तो आपको ध्यान रखना, IRC 58 2015 ने क्या बोला हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर से बड़ी नहीं हो सकती है। तो कितनी ले लेनी है उस केस में आपको? 4.5। अगर यहाँ 4.5 से कम आती, से 4.2 आती, तो मैं 4.2 को ही लेता। बात आ गई समझ में? सो गाइस, इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोवल बार्स को देखेंगे, उसके डिज़ाइन को देखेंगे, उसकी डिज़ाइन फिलोसॉफी और प्रिंसिपल दोनों को समझेंगे। फिर हम टाई बार्स को देखेंगे, उसकी प्रिंसिपल, डिज़ाइन, न्यूमेरिकल सब दिखाऊंगा मैं आपको, एकदम अच्छे से समझाने के बाद ही आगे भी देखेंगे। चलो फिर मैं निकलता हूँ अभी, और बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू अगेन, subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.